Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Today we are going to deal with the subtopic pedigree analysis and genetic disorder. Okay, तो pedigree analysis कैसे useful है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे and what are the different genetic disorders. ठीक है, किस तरह से disorders होते हैं which are related all to genetics. ठीक है, so this is the part of the chapter principle of inheritance and variation. ठीक है, क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो वी विल मूव फॉरवर्ड. सो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? क्या है ये पेडिग्री? व्हाई डू वी एनालाइज पेडिग्री? क्यों एनालाइज करते हैं? ठीक है, सो दिस पेडिग्री एनालिसिस इज अ चार्ट. क्या है ये? एक तरह का चार्ट है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और फैमिली चार्ट भी आप बोल सकते हो. सो इस पेडिग्री एनालिसिस को क्या बोल सकते हैं? फैमिली ट्री है. ठीक है, फैमिली ट्री हम बनाते हैं टू डिटरमाइन या अंदाजा लगाने के लिए कि किस तरह का डिजीजेस डिसऑर्डर्स आगे के जनरेशन में कंटिन्यू होंगे. ओके, सो सिंपली पेडिग्री इज व्हाट? इट्स अ चार्ट दैट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट. किस तरह से कोई भी कैरेक्टर या ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से वो फॉलो अप होगा. सो दैट ऑल वी स्टडी इन दिस पेडिग्री एनालिसिस. सो पेडिग्री एनालिसिस इज वेरी यूजफुल ताकि हम देख सकते कुछ अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, डिजीज है, वो आगे के जनरेशन में पास ऑन ना हो, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस है उस डिजीज का पास ऑन होने का. सो दैट ऑल वी कैन प्रेडिक्ट, पहले से ही एनालाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेडिग्री एनालिसिस प्रोसेस. ओके, सो इट हेल्प्स अस टू फिल अप द पॉसिबल जेनोटाइप. तो हम ऑलरेडी जैसे कि अगर काउंसलर्स होते हैं कुछ, देर आर सर्टन पीपल्स हु कैन काउंसिल अकॉर्डिंग टू दिस, अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग, पेडिग्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्म कर सकते हैं पेरेंट्स. ठीक है, सर्टन पेरेंट्स को कि आगे उनके जनरेशन में किस तरह के डिसऑर्डर्स आने वाले हैं. सो फैमिली प्लानिंग के लिए लोग जब काउंसलर्स को रेफर करते हैं, सो दे गो ऑन विद दिस पेडिग्री एनालिसिस. ओके, सो द पॉसिबल जेनोटाइप, किस तरह के जेनेटिक जो मेकअप होगा इंडिविजुअल्स का आगे के जनरेशन में, या उनका फेनोटाइप क्या होगा. सो दैट ऑल वी कैन एनालाइज बिकॉज ऑफ दिस पेडिग्री एनालिसिस. ओके, सो इट इज क्रिएटेड फॉर फैमिलीज. किसी भी फैमिलीज का कैरेक्टर उनके आगे के जनरेशन में किस तरह से पास ऑन होगा, दैट ऑल इज ऑल अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स और द ट्रेट. ओके, सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग. हम प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है, देखते हैं कि किस तरह के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, प्रिडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट सर्टेन जीन्स. जैसे पेरेंट्स से हमें कर्ली हेयर्स वाले ट्रेट मिल रहे हैं या नहीं, या कोई डिजीज हो लाइक ब्लड कैंसर कभी कभी होता है, हेमोफीलिया हो गया. ओके, सिकल सेल एनीमिया आगे पढ़ेंगे. ये सारे डिसऑर्डर्स अगर पेरेंट को है या ग्रैंड पेरेंट्स को था तो उनके आगे के जनरेशन में होगा नहीं होगा, क्या चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन में वही सेम डिजीज पास ऑन हो. सो दैट ऑल वी कैन प्रेडिक्ट बाय दिस पेडिग्री एनालिसिस. ओके, सो इट हेल्प अस टू स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. पॉइंट वाइज भी देख सकते हैं कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मिलता है हमें किसी भी, चाहे वो डोमिनेंट ट्रेट का हो या रेसेसिव ट्रेट का. ठीक है, आइदर उस डोमिनेंट इन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस से अगर वो डोमिनेंट या रेसेसिव फॉर्म में हो, चाहे एबनॉर्मैलिटी होगा, चाहे वो इंडिविजुअल थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करेगा, और या तो पूरा वो अफेक्टेड होगा, डिजीज्ड हो जाएगा इंडिविजुअल. ठीक है, सो द एनालिसिस ऑफ द ट्रेट ऑफ सेवरल जनरेशन बाई जनरेशन, अगर हम देखते हैं कि इफ देर आर द पेरेंट्स, ठीक है, मान लो दिस इज मेल एंड एक फीमेल है. ठीक है, देन व्हाट हैपन कि इनके आगे के जनरेशन अब कैसे होंगे. सो वी कैन ऑल आइडेंटिफाई, हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, बाय दिस पेडिग्री एनालिसिस हम लोग देख सकते हैं उनके आगे के जनरेशन अब कैसे होंगे. Okay, so in the pedigree analysis, the inheritance of particular trait is represented by the help of family tree. मतलब हम लोग क्या बनाते हैं, family tree बनाते हैं over the generation, one after the another generation किस तरह का trait मिलेगा. So by the help of family tree we can identify that trait of inheritance pattern देख सकते हैं.
ओके, नॉर्मली हमें क्या पता है, डीएनए, जो डीएनए होता है वही होता है कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जितने भी हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कैरेक्टर ट्रेट है, वो सारा कहाँ पे होता है, डीएनए में। और डीएनए जो है वो कैरियर होता है। ओके, दैट डीएनए इज द कैरियर ऑफ all the genetic information from the parents to the offspring. Okay, and it is also, we can say, responsible for transmission of trait. Responsible कौन होता है, ट्रेट या कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए पूरा रोल यहाँ पे डीएनए रोल प्ले करता है। ओके, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विदाउट एनी ऑल्टरेशन। मीन्स डीएनए में क्या होता है कि जस्ट हमारे पेरेंट्स, मदर और फादर के जो डीएनए है, ओके, वी आर हैविंग, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें पेरेंट्स का ही डीएनए होता है। ओके, सो वो डीएनए ही कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बट अगर डीएनए में कुछ ऑल्टरेशन आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए डीएनए में, या तो एक जीन या तो पूरा का पूरा जीन कोड बदल जाए, देन देयर इज म्यूटेशन, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ओके, सो सम चेंजेस that takes place in the DNA. DNA में अगर changes आ गया है, alteration आ गया है, due to all because of mutation. म्यूटेशन में हमने पढ़ा था किस तरह से देयर इज जेनोमिक म्यूटेशन भी होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन में कभी डिलीशन हो जाता है किसी जीन का, क्रोमोसोम के किसी में अगर जीन का डिलीशन हो गया या एडिशन हो गया, ठीक है, बाय ऑल दिस वे देयर इज म्यूटेशन, द रिजल्ट इज म्यूटेशन। तो हमारा जो डीएनए है उनमें बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। एंड दीज म्यूटेशंस आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अगर एक जनरेशन के भी डीएनए में चेंजेस आ गया, कुछ ऑल्टरेशन है, और अगर वो हार्मफुल हो गया, मतलब पॉजिटिव वे में नहीं है, तो वही सेम जो डीएनए में ऑल्टरेशन है वो कैरी ऑन होते जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, एंड फाइनली इट विल लीड्स टू डिजीज कंडीशन, वो डिसऑर्डर्स में मॉडिफाई हो जाता है। ओके, सो इन ह्यूमन नंबर ऑफ द डिसऑर्डर्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे हैज बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड ऑल बिकॉज ऑफ दिस इनहेरिटेंस ऑफ ऑल्टर्ड जीन्स। तो जीन्स में कुछ बदलाव आ गया है, उसके वजह से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स जीन्स के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जीन्स के डिसऑर्डर्स है, सो इट विल लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके, because of alteration in the genes. So the inheritance of the disorders could be predicted. हम लोग ये जो इतने भी inheritance है उनमें disorders क्या आने वाला है ये हम लोग predict कर सकते हैं पहले से ही. We can be aware of that because of this pedigree analysis. Okay, so ये एक symbolic representation है. जब हम लोग pedigree analysis पढ़ते हैं तो इस तरह के आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करना पड़ता है. ओके, नॉर्मली अगर हम पेडिग्री एनालिसिस में स्क्वायर सिंबल यूज करते हैं, व्हाट डज दिस डिनोट, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स इट इज डिनोटिंग मेल. मीन्स ये दिखा रहा है कि दिस इंडिविजुअल मेल ना लिख के वो सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड इफ इट इज रिटन इन सर्कुलर फॉर्म में एक सर्कल है, दैट मीन्स इट इज डिनोटिंग फीमेल्स. ये किसे डिनोट कर रहा है ये सिंबल, ठीक है, फीमेल. बट इफ इट इज अ डायमंड शेप स्ट्रक्चर, अगर डायमंड शेप का हमें स्ट्रक्चर मिलता है मतलब कि आइदर फीमेल है या मेल है, नहीं पता, अनस्पेसिफाइड, मीन्स वी आर नॉट नोन आइदर इट इज अ मेल इंडिविजुअल, वो मेल है कि फीमेल है, नहीं पता है. सो वी कैन सिंपली राइट अनस्पेसिफाइड, ठीक है, अनस्पेसिफाइड सेक्स, दैट मीन्स, ठीक है, whether male or female it is not known. And then next, in as you can see in the symbol, if ये boxes बने हैं, square है, ठीक है, circle है, diamond है, बट सब में अगर colored fill है, it is been filled with the color, ठीक है. तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या हो गया, it is अफेक्टेड. कोई भी डिसऑर्डर्स है तो इनमें, इन पेरेंट्स में, चाहे मेल है, फीमेल है या अनस्पेसिफाइड सेक्स है, तो दे आर बीन अफेक्टेड बाय सर्टेन डिजीज. अगर उनमें वो डिजीज है, सो वी हैव टू जस्ट कलर इट. ये ब्लैंक नहीं रहेगा, उसमें कलर फिलअप कर दो. सो कलर फिलअप करने का मतलब क्या है, दैट मीन्स इट इज द इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स. ठीक है, सो सिंपली वी कैन गो ऑन विद दैट. देन if the symbol is like male है, female है, if a line is there, ठीक है, connecting link दिखा रहा है, that means this symbol is showing mating. Okay, then
इफ देयर इज अ डबल लाइन, ये मेटिंग वाले में ही डबल लाइन अगर बना दिया जाए, सो दैट मीन्स इट इज अ मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स. देन नेक्स्ट अगर दिखाना है पेरेंट है, उनके ऑफस्प्रिंग आगे है, ठीक है, अगर पेरेंट के ऑफस्प्रिंग को हमें स्पेसिफाई करके सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करना है, सो सिंपली वी कैन गो ऑन ओके. तो अब हम लोग इस तरह से दिखाएंगे कि हाउ वी कैन सिंबलाइज द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन. तो किस तरह से दिखा सकते. सो अगर मेटिंग दिखाना है, इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट. एंड देन फाइनली इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस मैनर, अगर इस मैनर में हम लोग दिखा रहे हैं ये फीमेल है, ये मेल है, तो दैट मीन्स दे आर पेरेंट्स. ठीक है, ये ऊपर वाला पेरेंटल जनरेशन को दिखा रहा है और नीचे वाला ऑफस्प्रिंग है. ठीक है, दीज आर ऑफस्प्रिंग. ओके, ये नेक्स्ट जनरेशन है. सो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जब भी आपको देखने मिले, समझ जाओगे कि ये पेरेंट एंड द बिलो वन इज द चिल्ड्रंस. ओके, सो इफ इट इज शोन कि ये जो बिलो के ऑफस्प्रिंग है उनमें अगर कलर्ड कर दिया जाए, ठीक है, कलर्ड वाला लाइन आप देख रहे हो. ओके, सो दिस, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा ये क्या दिखाएगा, दैट द चिल्ड्रंस दे आर अफेक्टेड विथ सर्टेन डिजीज. सो अफेक्टेड इंडिविजुअल. ओके, जितने भी चिल्ड्रंस है वो अफेक्टेड होंगे, अब ये दिखाएगा. ओके, सो इन दिस वे द सिंबल्स आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस पेडिग्री. ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हम लोग बार बार स्पेसिफाई नहीं कर सकते दैट दिस इज पेरेंट, दिस इज ऑफस्प्रिंग, ये आगे का जनरेशन है, तो वी कैन जस्ट गो ऑन विद द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पेडिग्री एनालिसिस. अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये सिग्निफिकेंस है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है पेडिग्री एनालिसिस एंड हाउ इट इज यूजफुल. सो पेडिग्री एनालिसिस इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज अगर कोई भी जितने भी डिफेक्ट है, डिसऑर्डर्स है, ठीक है, एक्स लिंक डिसऑर्डर हो या वाई लिंक डिसऑर्डर हो या ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हो, तो आगे के जनरेशन में वो किस तरह से फॉलो अप होगा, दैट ऑल यही पेडिग्री एनालिसिस बताता है. सो सिंपली इफ द ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड, आइदर एक्स क्रोमोसोम पे अगर कोई डिजीज है या वाई क्रोमोसोम पे कोई डिजीज है, ठीक है, और ऑटोसोमल हो, ठीक है, दैट डज नॉट डिटरमाइन, ऑटोसोम पे अगर कोई डिजीज या डिफेक्ट है, so all we can analyze because of pedigree analysis. So if the trait is inheritant in the dominant and recessive matter या fashion, जितने भी dominant fashion में है या recessive है, so normally जितने भी हम लोग genetic disorders को देखते हैं, ठीक है, जितने भी genetic disorders होते हैं, either वो genetic disorder autosomal होगा, ठीक है, ऑटोसोमल होगा, either it is autosomal or sex linked. ठीक है, ऑटोसोमल भी होगा तो इट क्या आइदर इट इज डोमिनेंट ऑटोसोमल और रेसेसिव फॉर्म में है, ऑटोसोम पे है पर डोमिनेंट है या रेसेसिव है. ठीक है, डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. ओके, सेक्स लिंक्ड है तो आइदर इट इज एक्स लिंक्ड है, क्योंकि हमें पता है कि सेक्स लिंक जितने भी जीन्स होते हैं तो आइदर इट इज जितने भी क्रोमोसोम होते हैं आइदर इट इज एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड. वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है या तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है. सो इन दिस वे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है आइदर सबसे पहले ऑटोसोम पे भी हो सकता है. ऑटोसोम पे हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 1 to 22. ठीक है, 1 to 22 वाला ऑटोसोम है. लास्ट वाला जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर, सो दैट इज सेक्स लिंक्ड. ठीक है, सेक्स लिंक क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम है, उस पर अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई डिसऑर्डर्स हो गया, सो ऑल दैट इज ऑल to be known as sex linked disorders. Okay, so if the trait is inheritant in the dominant fashion, अगर dominant है वो trait या recessive है, ठीक है, that means recessive या dominant हो but वो है genetic disorders. Okay, so we can analyze because of this pedigree analysis, and sometime pedigree analysis can also be helpful to determine whether the individual with the traits are heterozygous या homozygous.
मतलब कोई भी डिसऑर्डर्स अगर आगे के जनरेशन में पास हो रहा है तो या तो होमोजाइगस फॉर्म में पास ऑन हो रहा है या हेट्रोजाइगस में है. सो दैट ऑल कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस प्रोसेस. सो अगर ऑटोसोमल डिजीज है या डिसऑर्डर्स है, डोमिनेंट फॉर्म में है, तो आइदर वो कैसे हो सकता है, डोमिनेंट फॉर्म में है तो आइदर वी कैन राइट कैपिटल ए. ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए हो गया, कलर ब्लाइंडनेस के लिए हो गया. ठीक है, सो अगर बोथ कैपिटल ए है तब भी ये डोमिनेंट फॉर्म में कहलाएगा. ठीक है, इफ वन इज कैपिटल एंड द अदर इज स्मॉल, अगेन इट इज इन द डोमिनेंट फॉर्म. अभी भी ये डोमिनेंट ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाएगा. ठीक है, रेसेसिव फॉर्म कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, व्हेन बोथ आर इन रेसेसिव फॉर्म, बोथ अलील्स जो है वो रेसेसिव फॉर्म में है, तभी वो अपने आप को वो डिजीज एक्सप्रेस होगा आगे के जनरेशन में. ठीक है, रेसेसिव वाले एक्सप्रेस कब होते हैं, जब वो सेम होमोजाइगस कंडीशन में हो, और डोमिनेंट वाला होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है. एंड जितने भी एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड है, ठीक है, जितने भी वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स होंगे वो जनरली मेल से मेल में होंगे. ठीक है, दैट मीन्स फादर से उनके सन को होगा. ओके, सो फादर टू सन, दैट डिसऑर्डर्स विल पास. एंड एक्स लिंक्ड जो है क्रिस क्रॉस मैनर में जनरली फॉलो अप होता है. ओके, सो इन दिस वे पेडिग्री एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल टू नो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी और कितने चांसेस है उस डिसऑर्डर्स या डिजीज का आगे के जनरेशन में पास ऑन होने का. ठीक है, सो दिस वाज ऑल दैट पेडिग्री एनालिसिस कैसे हेल्पफुल है, सिग्निफिकेंस क्या है. बट व्हेन वी आर एनालाइजिंग पेडिग्री, जब हम पेडिग्री को पढ़ते हैं, फैमिली ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, एक से दूसरे जनरेशन या तो एक दो तीन जनरेशन तक कंटिन्यूसली वी आर गोइंग टू स्टडी, पढ़ते हैं. ठीक है, इस एनालिसिस या फैमिली ट्री को देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कि हमें कुछ याद रखने पड़ते हैं. ओके, सो ऑटोसोमल रिसेसिव जो है, ठीक है, जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव, दैट मीन स्मॉल ए वाला जो फॉर्म है, ठीक है, इनहेरिटेंस, ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल जितने भी होंगे, इट विल बी इन होमोजाइगस फॉर्म. जो अफेक्टेड इंडिविजुअल, अगर पेरेंट्स से वो डिजीज चिल्ड्रंस में आ रहा है, ठीक है, तो समझ जाना होगा हमें ये जरूर दोनों होमोजाइगस फॉर्म में है, तभी वो डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है. ओके, सो विथ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल है और रिसेसिव भी है, तो it will be all in homozygous form. Okay, so with the dominant inheritance, all the affected individual should at least have one dominant. ठीक है, तो जब dominant inheritance वाला disorders होगा, dominant inheritance disorders होंगे, तो either both capital or one capital and the other small. Okay, and there will be either homozygous, ये homo हो गया homozygous form में, और ये वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन है. तो डोमिनेंट वाला डिसऑर्डर्स अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा एंड हेट्रोजाइगस में भी, बट रेसेसिव वाले अपने आप को ओनली दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन. ओके, सो व्हेन एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, विथ एक्स लिंक्ड, जो एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड हो, ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट हैपन, मोर मेल्स, ठीक है, यूजुअली हैव द ट्रेट as compared to female. Okay, तो इसमें हमने क्या देखा कि जितने भी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस हैं, ओके, जितने भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ओके, सो इनमें क्या होता है, मोर मेल्स, मेल के क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स एंड वाई, एंड फीमेल में क्या होता है, एक्स एंड आई, एक्स एंड एक्स. So usually they have the trait as compared to females. So X-linked inheritance जो है वो generally क्या होता है, recessive form में होता है. X-linked inheritance, अगर किसी भी person X-linked है, ठीक है, that means XY है और XX है, तो ये क्या हो गया, X-linked. इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, not X-linked, we will call it Y-linked because one Y chromosome is there. तो इसको क्या बोल सकते हैं, Y-linked. ठीक है, एंड दिस इज एक्स लिंक्ड. ठीक है, सो इन दिस वे द थिंग्स गोज ऑन. नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है,
जैसे हमने पढ़ा पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम क्या देखते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी कर सकते हैं, ओके, या किस तरह से कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहा है ऑफस्प्रिंग में, ये सब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू ऑल्टरेशन, मतलब बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और abnormalities in the genome of the organism. तो what is genome? टोटल जीन्स, ठीक है, टोटल जीन जितना है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने टोटल जीन हैं उनमें अगर चेंजेस आ रहे हैं, ऑल्टरेशन आ रहा है, ठीक है, सो ऑल, या एबनॉर्मेलिटीज है, सो दैट इज ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर. अ जेनेटिक डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय म्यूटेशन, पढ़ा हमने अभी, ठीक है. जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस वजह से होता है, म्यूटेशन के वजह से, ओके, आइदर इन अ सिंगल जीन, या तो एक जीन में बदलाव है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, ओके, सो क्रोमोसोम को बेटर वी कैन ड्रॉ इन दिस वे, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स है, ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ. सो इन दिस वे देर आर डिफरेंट जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है. तो आइदर एक जीन में बदलाव आए, आइदर एक जीन में कोई चेंजेस आए, या बहुत सारे जीन्स में चेंजेस आ जाए, तो दिस ऑल विल लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, सो इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ द, या तो जो जीन्स के या क्रोमोसोम, आइदर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, आइदर द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम इज चेंजिंग, ठीक है, या तो स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज, ठीक है. सो ऑल दिस टुगेदर लीड्स टू म्यूटेशन. सो जीन्स आर व्हाट, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ओके, दिस इज वेरी सिंपल, जो हम लोग क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं. व्हाट इज जीन? इट इज द यूनिट, ठीक है. जैसे लिविंग बॉडी जो है, उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है. सिंपली इन द सेम वे जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब जीन्स ही है जो कैरेक्टर या ट्रेट को पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ओके, सो दीज जीन्स अंडरगो अ म्यूटेशन एंड समटाइम, कभी कभी इस जीन्स में कुछ बदलाव आ जाते हैं, ठीक है, या तो ये डुप्लीकेट कर जाता है, या डिलीशन हो जाता है किसी भी जीन का, ठीक है. सो दे अंडरगो म्यूटेशन एंड समटाइम दिस चेंजेस, ठीक है, इन चेंजेस के वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटीज प्रोटीन बनते, एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाते हैं. ओके, सो विच चेंजेस द इंस्ट्रक्शन टू फॉर्मुलेट द प्रोटीन, तो कुछ अलग प्रोटीन बन गया. सो इन दैट केसेस एंड ड्यू टू विच द प्रोटीन डज नॉट वर्क प्रॉपरली एंड इट लीड्स टू द डिसऑर्डर्स, ठीक है, या तो डिसऑर्डर्स या तो एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है, एंड सच डिसऑर्डर्स आर नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर. तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? जीन में म्यूटेशन आ रहा है, या तो क्रोमोसोम के नंबर में, या तो स्ट्रक्चर में म्यूटेशन या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. तो इसके वजह से जो प्रोटीन का कोडिंग है, ओके, तो ये कोड बदल जाता है, प्रोटीन डिफरेंट बनने लगते हैं जो सही से वर्क परफॉर्म नहीं करते, एंड फाइनली जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. सो नाउ विल सी व्हाट आर द इनेट, ठीक है, इनेट जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है, कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, दोज आर नॉट एक्वायर्ड. सो सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि देर आर सर्टेन डिजीज विच आर, कुछ डिसऑर्डर्स है जो बाय बर्थ होता है इंडिविजुअल्स में, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, दे आर नोन एज इनेट जेनेटिक डिसऑर्डर. कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं जो हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर. एंड वो एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों होता है? म्यूटेशंस की वजह से, या तो क्रोमोसोमल के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन हो रहा है, या क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस हो रहा है, और बिकॉज ऑफ द जीन, पर्टिकुलर जीन, ठीक है, चेंजेस और ऑल्टरेशन इन द पर्टिकुलर जीन, उसके वजह से होता है एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर. और इनेट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, दे आर गिविंग अस और पासिंग दैट सेम डिफेक्ट और डिसऑर्डर्स. सो इनमें जो इनेट डिसऑर्डर्स है उसमें सबसे पहले आप देखोगे देयर इज सिस्टिक फिब्रियोसिस, ठीक है, सिस्टिक फिब्रियोसिस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया. तो ये सारे डिसऑर्डर्स बाय बर्थ होता है. सो व्हाट इज सिस्टिक फिब्रियोसिस? क्या है? एक तरह का डिसऑर्डर्स है ऑफ लंग, ठीक है, जिसमें एक तरह का स्टिकी एंड थिक म्यूकस ब्लॉक करता है, ठीक है, एयरवे, एयर के पैसेज को ब्लॉक कर देता है. ओके, सो अगेन व्हाट हैपन, दिस म्यूकस ब्लॉक इवन पैंक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट.
ठीक है, पैंक्रिएटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट को भी ब्लॉक कर देता है. सो दिस डिफेक्ट और डिसऑर्डर्स अकर बिकॉज ऑफ द ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम नंबर 7. तो ये सिस्टिक फिब्रियोसिस है, लंग्स से रिलेटेड है ये डिसऑर्डर. ठीक है, दूसरा है ये हेमोफीलिया. ओके, दिस हेमोफीलिया वी नो, वी आर वेरी मच अवेयर व्हाट इज हेमोफीलिया. ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपली ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है एंड फाइनली द पर्सन दे कैन डाई. ठीक है, सो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रहा है, दैट मीन्स क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, क्लॉट. ठीक है, सो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. तो हेमोफीलिया दैट इज यही ब्लीडिंग डिजीज है. ठीक है, और डिसऑर्डर्स है. देन अगेन सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, विल स्टडी अबाउट दैट. तो ये सारे इनेट डिसऑर्डर्स है. ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ही हम कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं. ओके, सो एंड व्हाट इज दिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस चीज से रिलेटेड है. सो वी नो अ नंबर ऑफ द डिसऑर्डर्स वी आर सफरिंग फ्रॉम. ह्यूमन बीइंग जो है, मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस. ठीक है, कुछ डिजीज क्योरेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. ओके, एंड वी हैव फाउंड टू बी एसोसिएटेड विथ इनहेरिटेंस. जो कुछ डिजीजेस है जो इनहेरिटेंस मीन्स इट हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. सो विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और ऑल्टर्ड जीन ऑफ द क्रोमोसोम, या तो हमने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, या तो जीन में कुछ ऑल्टरेशन आया उसके वजह से. तो ये ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स है. ठीक है, सो इसे अगर हमें पढ़ना है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लासिफाई इट इनटू 2 कैटेगरीज. तो पूरे के पूरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरी. पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ठीक है, क्रोमोसोम में बदलाव आ रहा है, सो दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. ठीक है, सो दैट इज जनरली कुछ डिसऑर्डर्स है जो सबसे पहली बार, वैसे तो डिसऑर्डर्स के फॉर्म में नहीं, बट मेंडल ने जैसे अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था. ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने बताया था कि किस तरह से जब गैमेट्स बनते हैं. ओके, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, पेरेंटल जो भी कैरेक्टर है, दैट मीन्स जितने भी अलील्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं. ठीक है, अलील सेपरेशन होता है, तो उन सब चीजों के बारे में सेग्रीगेशन बताया था उन्होंने. तो उसी से रिलेटेड होता है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर. ठीक है, सो विल सी व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर. सो सिंपली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को जब पढ़ते हैं हम लोग, सो इट इज डिटरमाइंड बाय द ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. एक जीन में चेंजेस आ रहा है. ठीक है, लाइक इफ द क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम है, तो ए बी सी डी. ठीक है, तो रेस्ट ऑल जीन विल रिमेन सेम एंड हियर ओनली द ऑल्टरेशन, जो भी ऑल्टरेशन है वो सिर्फ एक जीन में, बाकी पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेम है, उसके एक जीन में बदलाव आया है या ऑल्टरेशन आया है. ओके, सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी इवन डोमिनेंट और रेसेसिव. ठीक है, जैसे कि मेंडल ने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर हाइट के लिए हम कैरेक्टर लेते हैं कैपिटल टी, ये टॉलनेस पूरा का पूरा होमोजाइगस टॉल पेरेंट है. ठीक है, इट हैज बीन क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, ड्वार्फ पेरेंट. सो फर्स्ट जनरेशन जो बनेगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा. ठीक है, हेटेरोजाइगस होगा, बताया था उन्होंने. तो डोमिनेंट वाला अपने आप को कब कब एक्सप्रेस कर पाता है, आइदर दे आर इन होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरो. तो आइदर वो होमोजाइगस में हो, ठीक है, होमो कंडीशन में हो या हेटेरो में हो, तो दोनों में डोमिनेंट वाला ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है. ठीक है, सो व्हाट हैपन कि पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि ये होमोजाइगस डिसऑर्डर्स है या हेटेरोजाइगस है या रिसेसिव है. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी मींस परसेंटेज आइडियाज लगा सकते हैं कि किस तरह से कितना चांसेस है वो डिसऑर्डर्स का पास ऑन होने का. ओके, सो दीज डिसऑर्डर्स आर कलर ब्लाइंडनेस. जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ते हैं इनमें सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं, हेमोफीलिया पढ़ेंगे. ठीक है, हमने हेमोफीलिया ये भी पढ़ा कि ये बाय बर्थ होता है, इनेट है, बट अगेन ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आता है. ठीक है, फेनाइलकेटोनुरिया. ठीक है, ये थर्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर. थैलासीमिया, सिस्टिक फिब्रियोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे डिसऑर्डर्स क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे आते हैं. ठीक है, इनमें जीन, सिंगल जीन में बदलाव आ रहा है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम में नहीं. ठीक है, सिंगल जीन में चेंजेस आ रहा है. ओके, नेक्स्ट विल स्टडी कि
किस तरह से इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या हो रहा है, जेनरेशन कैन बी स्टडीड बाय पेडिग्री। तो आगे के जनरेशन में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है किस तरह का पैटर्न शो करेगा, ये पेडिग्री एनालिसिस बता देगा, ठीक है। सो दीज कैन बी या तो ऑटोसोमल, अगेन मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, मेंडल ने जो डिसऑर्डर बताया है, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम कितने कैटेगरीज में बता सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो डोमिनेंट या तो वो ऑटोसोमल हो सकता है, आइदर ऑटोसोमल, और अगेन इट इज सेक्स लिंक्ड। और अगर सेक्स लिंक्ड है दैट मीन्स आइदर वो एक्स लिंक्ड होगा और वाई लिंक्ड, ठीक है, ये भी हो सकता है एक्स लिंक्ड भी हो वाई लिंक्ड भी हो, ओके, और ऑटोसोमल है एंड सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो द एक्स लिंक्ड रेसेसिव, अगर एक्स लिंक्ड है और वो रेसेसिव वाला ट्रेट है, सो इट शोज रेसेसिव कंडीशन में है तब वो क्रिस क्रॉस फॉलो अप होगा। दैट मीन्स अगर मदर को है तो सन को होगा, और अगर फादर को है तो डॉटर को होगा, ठीक है, अगर ये रेसेसिव कंडीशन में हो तब, ठीक है। अगर कोई डिफेक्ट है, अगर हमें दिखाना है कि वो रेसेसिव कंडीशन में इस तरह से है, ठीक है, so in this case what happened, it shows crisscross pattern, okay, recessive trait shows crisscross inheritance, okay, that means transmission from the carrier female, अगर फीमेल कैरियर है, ठीक है, मदर कैरियर है, ठीक है, एंड टू मेल प्रोजेनी, तो मदर से किसको, अगर मदर कैरियर है तो डेफिनेटली उसके सन विल बी अफेक्टेड, ठीक है, एंड इफ फादर इज द कैरियर देन द डॉटर विल बी अफेक्टेड, तो ये एक्स लिंक्ड में हो गया। बट वाई लिंक जितने डिसऑर्डर्स होंगे ये इट विल डेफिनेटली पास ऑन फ्रॉम फादर टू सन, ठीक है, एक्स लिंक क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करता है, ओके, बट वाई लिंक क्या है, तो सिंपली वी कैन राइट कि एक्स लिंक जो है वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में जाएगा, ओके, एंड जो वाई लिंक्ड है वो मेल टू मेल ही जाएगा, ओके, एक्स लिंक will follow crisscross pattern and Y linked from male to male. Okay. Next, what is autosomal dominant? हमने पढ़ा कि जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंक, ठीक है, ऑटोसोमल में भी हमने देखा एक डोमिनेंट होगा और रेसेसिव होगा। तो व्हाट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटोसोम पे है मतलब 1 से 22 वाले पेयर क्रोमोसोम पे ये डिसऑर्डर्स होंगे और ये डोमिनेंट कंडीशन में होगा, दैट मीन्स बोथ कैपिटल ए और एक कैपिटल स्मॉल, इस कंडीशन में होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा तभी ये डिसऑर्डर्स एक्सप्रेस होगा, ओके। सो दीज डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन, तो ये डोमिनेंट वाला ऑटोसोमल जीन के वजह से ही होगा, ठीक है, एंड दिस, इसमें क्या होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, पॉलीडक्टाइल, दैट मीन्स जो फिंगर्स होते हैं हाथ के पैर के, मीन्स इंक्रीमेंट होता है उनमें, नंबर्स बढ़ जाते हैं, जैसे वी आर हैविंग इन नॉर्मल 5 फिंगर्स 5 टोज, ठीक है, इन बोथ हैंड्स, ठीक है, हैंड एंड लेग, तो उसमें क्या होता है इंडिविजुअल्स के फिंगर्स के नंबर बढ़ जाते हैं, ओके, एंड देन हंटिंगसन कोरिया एंड अल्जाइमर डिजीज, ये सारे डिजीज क्या है, ऑटोसोमल है और साथ ही साथ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है, ओके। तो सबसे पहले अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, ये एक तरह का न्यूरो डिजीज है, मतलब नर्व से रिलेटिव है, ठीक है, इट इज न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, ये डिसऑर्डर, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे नर्व्स अफेक्टेड होते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, एंड डिजीज ऑफ द ब्रेन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डिमेंटिया लीडिंग टू लॉस ऑफ मेमोरी, इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और ये डिजीज ब्रेन के नर्व्स हैं उनमें डैमेजेस होते हैं, ओके। सो इट अकर ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, जो ब्रेन में जितने भी नर्व सेल है उनका डीजेनरेशन मीन्स वो डैमेज होने लगते हैं, एंड इट इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एम्प्लॉइड प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है एम्प्लॉइड प्रोटीन, ठीक है, प्लैग बना देता है ब्रेन में, प्लेग बनाता है, ठीक है, क्लस्टर बना देता है, जिस तरह से क्या होता है मेमोरी लॉस का चांसेस होता है, एंड दिस कंडीशन अराइज ड्यू टू एजिंग, हाँ ये एजिंग के वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ता है इंसान का, पहला एक रीजन ये भी हो सकता है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफेक्टिव ऑटोसोमल अलील, दो अलील है, ठीक है, 2 अलील है और दोनों के दोनों डिफेक्टिव है, ओके, और
one on the chromosome 21 and the other on chromosome 19. तो एक क्रोमोसोम 21 पे होगा और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 19 पे होगा. तो इस तरह से जो both the alleles are affected, ठीक है, तब इस तरह से अल्जाइमर डिजीज होता है एंड इट इज वन ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो ये डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस होता है ये डिजीज. क्रोमोसोम 19 एंड क्रोमोसोम 21 एंड 19 पे ये अफेक्ट करता है. ये चेंजेस देखने मिलता है ड्यू टू एजिंग एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव ऑटोसोमल अलील. ये अलील में ही डिफेक्ट है, ठीक है, और या तो देयर इज एजिंग की वजह से. ओके, अब हम लोग को देखना है कि व्हाट आर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. अभी हमने देखा ऑटोसोमल डोमिनेंट, और रेसेसिव वाले में क्या होगा. रेसेसिव वाले में क्या होगा, बोथ स्मॉल ए, जब दोनों रेसेसिव है, होमोजाइगस है, ठीक है. ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन में जब हो तभी वो, और वी नो कि रेसेसिव वाले अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं, तो ये डिजीज भी अपने आप को उसी कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा. सो दीज डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय रेसेसिव ऑटोसोमल जीन, ठीक है, रेसेसिव है, ऑटोसोमल है, व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन. ओके, तो इसके एग्जांपल्स जैसे हम लोग देखते हैं कि ऑटोसोमल रेसेसिव, इनमें जो एग्जांपल आता है एल्काप्नोरिया, ठीक है, एल्बिनिज्म, ठीक है, टे सैच डिजीज, ग्रॉशर डिजीज, सिकल सेल एनीमिया आ गया, थैलेसीमिया भी इसी में आ सकता है, ठीक है, इसी में आप पढ़ोगे. ऑटोसोमल रेसेसिव में सिस्टिक फिब्रियोसिस भी इस कंडीशन में यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है. सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स. ओके, सो व्हाट इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. तो अगर ऑटोसोमल रेसेसिव की बात कर रहे हैं हम डिसऑर्डर्स की, फर्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है. नॉर्मल हमें इस डायग्राम में ही दिख रहा है, नॉर्मल हमारा आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, इराइथ्रोसाइट्स, वो बाइकॉन्केव शेप का होता है, ठीक है, सो दैट इट कैन इजीली फ्लो और मूव ऑन इन दी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, उनको पैसेज इजीली मिल सके. ओके, बट व्हाट हैपन, एज यू कैन सी इस डायग्राम में देख रहे हो, अनरेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द शेप, बाइकॉन्केव शेप जो हमारा आरबीसी का है, दैट अलाउज अनरेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, ठीक है. बट इन ड्यूरिंग द केस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, इस डिजीज के समय क्या होता है कि जो आरबीसी है उसका शेप जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, थोड़ा चेंजेस आ जाता है एंड दैट बिकम्स सिकल शेप, ठीक है, सिकल शेप बन जाता है. एंड एज यू कैन सी जो ब्लड कैपिलरीज में जब हमारा ब्लड पास होता है तो आरबीसी भी जा रहा है साथ में. एज वी नो ब्लड में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ होता है. सो व्हेन ड्यूरिंग जब कैपिलरीज में ब्लड मूव कर रहा है तो आरबीसी जो है एक क्लॉग बना देता है, ठीक है, दैट मीन्स ब्लॉक कर देता है कैपिलरीज के वे को एंड ब्लड के फ्लो में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है. ओके, सो सिकल सेल एनीमिया अगर हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो वो हाउ इट इज रिलेटेड, सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये ऑटोसोम लिंक्ड है, ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, रेसेसिव कंडीशन में हो तभी ये एक्सप्रेस होता है. सो इट इज ऑटोसोमल, ठीक है, एंड इट इज ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स बोल सकते हो. रेसेसिव ट्रेट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे if both the partners are the carrier, ठीक है, both parents if they are the carrier of this disease, ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स, both the parents are the carrier, तब वो पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन को. so the disease is controlled by single pair of the allele, ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ allele जो है वो इन्हें कैरी करता है, दैट इज हेमोग्लोबिन. नॉर्मल हमारा हेमोग्लोबिन है, ठीक है, सो वी कैन सिंपली राइट हेमोग्लोबिन ए, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है. बट इफ द डिजीज सिकल सेल एनीमिया होगा किसी भी पर्सन को तो उसका जो हेमोग्लोबिन है दैट शुड बी हेमोग्लोबिन, ठीक है. तो उनके स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप हो जाएगा, तो उसको डिनोट कर सकते हैं स्मॉल एस से, और जो नॉर्मल कंडीशन है उसको हम डिनोट कर सकते हैं ए से. ओके, दैट मीन्स दिस इज A1 नॉर्मल है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन एंड दिस इज सिकल शेप, सिकल, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया वाला कंडीशन है. सो आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जेनोटाइप, ठीक है, जेनोटाइप या तो ये हो सकता है कि दोनों अलील इस तरह से हो, HbAA, दैट मीन्स ये कंडीशन तो पूरा ही नॉर्मल होगा. ओके, इफ द पर्सन इज शोइंग, उनके हेमोग्लोबिन इस तरह से दिख रहे HA
एंड दिस, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो तब ये क्या होंगे, कैरियर होंगे। एंड बट इफ बोथ आर सिकल सेल, दोनों अलील सिकल शेप के हैं, सो इन दिस वे द पर्सन विल बी अफेक्टेड। इस कंडीशन में क्या होगा, वो पर्सन अफेक्टेड होगा अगर दोनों के ऊपर सिकल सेल एनीमिया वाला अलील होगा। सो दैट कंडीशन विल शो, ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल। और अगर एक पे हो एस, ठीक है, एक अलील पे एस है, दैट मीन सिकल सेल वाला एनीमिया वाला हेमोग्लोबिन है, इन दैट कंडीशन द इंडिविजुअल विल बी कैरियर। ये सिर्फ कैरियर होंगे। ओके, सो आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जेनोटाइप, इस तरह से भी जेनोटाइप हो सकता है, सेकेंड वन और थर्ड वन, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन जेनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर एसएस, ठीक है, सिकल सेल वाला होमोजाइगस हो, दोनों के ऊपर सिकल सेल एनीमिया वाला अलील हो, देन दे विल शो द डिजीज्ड कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में ही पर्सन या इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, ठीक है। सो एंड दे विल बी शोइंग डिजीज्ड कंडीशन। एंड हेट्रोजाइगस, ये वाला कंडीशन, ठीक है, हेट्रोजाइगस दैट मीन्स एक नॉर्मल अलील भी है और एक सिकल सेल वाला अलील भी है, ठीक है। द इंडिविजुअल अपीयर apparently unaffected means what, जो इंडिविजुअल होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा बट कैरियर जरूर होगा। they will carry and pass on the disease to the next generation but the disease will not be phenotypically इस इंडिविजुअल में वो रिप्रेजेंट नहीं होगा या शो नहीं कर पाएगा। ओके, तो 3 कंडीशन हो सकता है होमोजाइगस, अगर बोथ नॉर्मल कंडीशन है तो हेमोग्लोबिन के ऊपर ओनली ए, ठीक है, दैट मीन्स नॉर्मल वाला अलील होगा तो पर्सन और इंडिविजुअल विल बी नॉर्मल। और अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो तब इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होंगे। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो ओनली दे विल बी द कैरियर, ठीक है। सो दिस थिंग्स वी हैव टू जस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी सिकल सेल एनीमिया में किस तरह से म्यूटेशन या चेंजेस होते हैं जीन्स में जिसके वजह से जो हमारा आरबीसी है वो सिकल सेल का हो जाता है, हाउ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अपने डीएनए के टेम्पलेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन होता है, दैट मीन्स ग्लूटामिक एसिड जो है इट इज बीन सब्सटीट्यूटेड बाय वेलिन, ठीक है, एट द 6th पोजीशन, क्रोमोसोम के 6th पोजीशन पे, ठीक है। सो इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख रहे हो नॉर्मल जो हमारा डीएनए है, मान लो एक डीएनए टेम्पलेट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जस्ट टेक इट ग्वानीन, ठीक है, देन एडेनिन, देन अगेन ग्वानीन, ठीक है, GAG हो गया, ओके, नॉर्मल कंडीशन में है। सो विल मेक द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो गया, G के साथ C, A के साथ थाइमीन जाएगा एंड G के साथ अगेन C, ओके, दिस कंडीशन। डीएनए का से आगे क्या होता है, डीएनए के बाद डीएनए जब का टेम्पलेट जो है वो क्या करेगा, बाय द ट्रांसक्रिप्शन वो क्या बनाएगा, mRNA। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, mRNA बनेगा, mRNA, डीएनए क्या बनाएगा, mRNA बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनेगा। और जो mRNA बनेगा, ओके, अभी यहाँ पे क्या बनेगा, GAG, ओके। तो mRNA अब क्या करेगा, ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। इट विल परफॉर्म ट्रांसलेशन एंड इट विल फॉर्म प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन बनाएगा, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो होता है हमारा, ठीक है, बाय द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फाइनली जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया तो वहां पे क्या होता है, जो प्रोटीन ग्लूटामिक एसिड ना बन के क्या बन जाता है, वेलिन। सो हाउ डज इट हैपेंस, सबसे पहले जो हमारा डीएनए का टेम्पलेट है इसमें ऑल्टरेशन आता है, इनमें म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन से क्या होगा, ठीक है, म्यूटेशन से क्या होगा, दिस ए, ये वाला पोजीशन कोई भी एक पार्ट आप ले लो, तो ये ए एडेनिन जो है, ठीक है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, वो या तो थाइमीन के साथ रिप्लेस हो सकता है। सो वी कैन सिंपली राइट जी, ठीक है, इट इज बीन रिप्लेस्ड, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय व्हाट, थाइमीन, ओके। इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो हमारे बनेंगे, जी के साथ क्या जाएगा, सी, ए के साथ अगेन टी विल गो विथ ए, ठीक है, देन अगेन जी के साथ क्या जाएगा, सी। जो mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, सिंस यहाँ पे आपका थाइमीन है,
ठीक है। सो mRNA जो बनेगा इट शुड बी G, T नहीं बन के क्या बनेगा, U, यूरासिल, बिकॉज थाइमीन, ठीक है, थाइमीन जो है mRNA मीन्स RNA में थाइमीन नहीं होके क्या होता है, उसके प्लेस में यूरासिल होता है. सो सिंपली इट विल बी कन्वर्टेड टू U एंड देन फाइनली G. और अब ये जो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, दैट विल बी वेलाइन. ओके, तो दैट मीन्स ग्लूटामिक एसिड बनने के बजाय क्या बन गया, वेलिन बन गया. तो सब्स्टिट्यूशन हुआ और ये कहाँ पे हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 6 पोजीशन पे. ठीक है. सो दिस हैपेंस. और हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स है उनमें डिस्टॉर्शन मीन्स चेंजेस आ जाता है. ओके, सो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, ये अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन. मीन्स एक सिंगल बेस पेयर है उनमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. ठीक है, दैट मीन्स ये एडेनिन जो है इट इज बीन रिप्लेस विथ थाइमीन. सो यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है एक स्पेसिफिक जीन के पास, तो इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं. एट 6 कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन. ठीक है, सो फाइनली GAG से क्या बन गया हमारे पास, GAG से GUG बन गया यहाँ पे, यूरासिल, ग्वानिन, यूरासिल एंड अगेन ग्वानिन. सो फाइनली द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन जो बनेगा दे विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन. अब ये क्या होगा, जो म्यूटेंट बना न्यू वैलिन जो प्रोटीन बना, अब उसमें बहुत सारे पॉलीमराइजेशन होंगे और फाइनली क्या होगा, जो RBC है वो कोआगुलेट करने लगेगा. ठीक है, इट विल ट्राई टू कोआगुलेट एंड पॉलीमराइजेशन होगा अंडर लो ऑक्सीजन लेवल. ऑक्सीजन की कमी होगी. ओके, ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है RBC का वो कम होता जाएगा और RBC का शेप धीरे धीरे चेंज होता जाएगा. इट विल फ्रॉम बाइकॉन्केव, ठीक है, जो हमारा RBC बाइकॉन्केव, इस तरह से हम लोग बनाते हैं बाइकॉन्केव. ठीक है, सो इट विल बी चेंज टू सिकल सेल, सिकल के जैसा शेप आ जाएगा. ओके, सिकल शेप स्ट्रक्चर एंड उसी कंडीशन को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. और इस डिजीज या इस डिसऑर्डर्स में क्या होगा, जो नॉर्मल हमारा हेमोग्लोबिन है, ओके, तो डिश शेप स्ट्रक्चर जो RBC का वो चेंज होकर सिकल सेल में हो गया और अल्टीमेटली ब्लड के फ्लो में डिस्टर्बेंस आएगा, कोआगुलेशन होगा. अल्टीमेटली इट विल द ब्लड जो है पूरे ऑक्सीजन को कैरी करता है. ठीक है, RBC क्या करता है, बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का कैरियर है. बट फाइनली क्या होगा, इस डिजीज के वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट टिश्यूज तक सही अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा. फाइनली इट विल लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सिकल सेल एनीमिया. नेक्स्ट वी विल सी दूसरा जो रेसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दैट इज फेनाइलकेटोनुरिया. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस डिजीज, ये डिसऑर्डर्स जो है इट इज ऑल्सो एन इनबॉर्न एरर. ठीक है, ये भी बाय बर्थ होता है. मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन जो है उनमें कुछ एरर्स आ जाते हैं एंड इट इज इनहेरिटेड. दैट मीन्स पेरेंट्स से हमें मिलते हैं ये डिफेक्ट. एंड अगेन इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. ऑटोसोमल है और रिसेसिव है. ठीक है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल फेनाइलकेटोनुरिया से अफेक्टेड होते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है, फेनाइल एलानाइन, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फेनाइल एलानाइन को कन्वर्ट करते हैं टायरोसिन में. ठीक है, टायरोसिन में. एंड दैट एंजाइम जो टायरोसिन में कन्वर्ट करता है फेनाइल एलानाइन को, दैट इज फेनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज. ओके, बट व्हाट हैपन, ये कन्वर्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके वजह से बार बार दिस फेनाइल एलानाइन रिमेन कंसंट्रेटेड इन द बॉडी. ठीक है, इट गेट एक्यूमुलेटेड. सो व्हाट हैपन, द एंजाइम्स इज लैकिंग. यहाँ पे एंजाइम्स लैक हो रहा, कमी है इस एंजाइम की, जिसके वजह से टायरोसिन में कन्वर्शन नहीं हो पा रहा है. ठीक है, and the enzyme that convert the amino acid phenylalanine into tyrosine, that is lacking. And finally accumulation of this phenylalanine will be converted to, अब ये किस में बन जाएगा, it will be converted to phenyl pyruvic acid. और सिंपली बोल सकते हो pyruvic acid में बदल जाएगा, phenyl pyruvic acid and the other derivatives of that phenylalanine इसी का derivatives में convert हो जाएगा और finally इसके वजह से mental retardation होता है. ओके,
सो एक्यूमुलेशन, अगर इसी फिनाइल एलेनाइन का एक्यूमुलेशन हो जाए, बहुत सारा कलेक्ट हो जाए हमारे ब्रेन में, सो इट विल रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। और दिस फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है, इट इज बीन उसे किडनी भी फिल्टर नहीं कर पाता, और फाइनली इट इज बीन एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स एज अ वेस्ट इट इज बीन एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, सो पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, किडनी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सो फाइनली इस डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो बॉडी का फंक्शन सही से नहीं हो पाता है, एंड इट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। ओके, एंड इवन इट इज poorly absorbed by the kidney. So the name is phenylketonuria. That means ये phenylalanine, it is been urinated. That means urine में वो pass on होता है, इसलिए this disease is known as phenylketonuria. ठीक है, नेक्स्ट अब डिजीज जो हम लोग देखने वाले हैं, सो दिस इज थैलेसीमिया, ठीक है। अगेन इट इज ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। सो इट इज ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है, ऑटोसोम से रिलेटेड है, ठीक है, एंड इट इज अ ब्लड डिजीज। दैट मीन्स ब्लड रिलेटेड डिजीज है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड बट कैरियर। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स मदर एंड फादर बोथ आर द कैरियर बट दे आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है। कैरियर फादर भी कैरियर है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, मदर इज अगेन कैरियर, ठीक है। सो बोथ आर कैरियर, बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, और दोनों हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन में है, ठीक है, एंड दे आर द कैरियर, इसलिए कैरियर है क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। सो थैलेसीमिया इट इज इनहेरिटेड, क्या है, ये भी इनहेरिटेड डिजीज है, ओके। तो ये डिसऑर्डर्स है ब्लड का, और इस डिसऑर्डर में क्या हो पाता है, दैट अफेक्ट्स द होल बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस द हेमोग्लोबिन। दैट मीन्स हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, एंड हेल्दी रेड ब्लड सेल्स ये भी नहीं बन पाते। दैट मीन्स अगेन ये ब्लड रिलेटेड है, हेमोग्लोबिन और आरबीसी से रिलेटेड है, ओके। सो द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। ये म्यूटेशन हो रहा है, दैट मीन्स आइदर एडिशन या डिलीशन, और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द रिड्यूस्ड रेट of synthesis of RBC और ग्लोबिन चेन नहीं बन पाता है, ठीक है, टू मेक अप हेमोग्लोबिन। दैट मीन्स हेमोग्लोबिन नहीं बन पाता है प्रॉपरली, एंड दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, ठीक है। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन होगा, एंड फाइनली हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए, दैट मीन्स ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाए, सो इट विल लीड्स टू एनीमिया, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज। तो ये जो डिजीज है थैलेसीमिया, अगेन इट इज द ब्लड रिलेटेड डिजीज, जिसमें हमारा आरबीसी और आरबीसी एंड जो हेमोग्लोबिन है उनका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, सही से सही अमाउंट में ये बन नहीं पाते हैं, ठीक है, एंड दैट मीन्स उनके सिंथेसिस में प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड फाइनली एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बन जाता है, एंड रिजल्टिंग इन एनीमिया। एंड फाइनली क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे विल बी सफरिंग, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी कैरियर फादर है, कैरियर मदर है, ठीक है। व्हेन जब गैमेट्स बनेंगे या F1 जनरेशन बनेगा आगे, सो कैपिटल R वाला कंडीशन, क्योंकि ये कैरियर है, ठीक है, रिसेसिव वाले कंडीशन जो होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, डोमिनेंट वाले में नहीं होगा। तो कैपिटल R विथ कैपिटल R अगर है तो अनअफेक्टेड सन, ठीक है, जो सन होगा वो अनअफेक्टेड होगा, ओके। सिंस अब नेक्स्ट में आप देखोगे कि कैपिटल R और स्मॉल r ये अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, दे विल बी द कैरियर। तो यहाँ पे जो डॉटर होगी हमेशा कैरियर होगी, ठीक है, डॉटर विल बी द कैरियर। नेक्स्ट यू कैन सी कैपिटल R स्मॉल r है, तो सन जो होगा अगेन दे विल बी कैरियर, बिकॉज एक स्मॉल वाला R है, रेसेसिव वाले है इसमें, बट बोथ आर रेसेसिव, दोनों अलील्स रेसेसिव फॉर्म में अगर है, so the individual will be definitely affected। और क्यों ये affected है, only the daughters will be affected, क्योंकि father is the carrier and mother both are the carrier, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो son unaffected है और एक son carrier है, एक daughter भी carrier है, but the daughter is again affected। generally यहाँ पे daughters affected होते हैं,
ओके एंड कब, जब वो रेसेसिव कंडीशन में हो, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में हो, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो सो दे विल सिंपली बी द कैरियर। ओके, दिस वाज अबाउट थैलासीमिया। और हम लोग देखेंगे कि थैलासीमिया कितने तरह का होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द ग्लोबिन चेन, ठीक है, ग्लोबिन चेन जो बनता है हेमोग्लोबिन का, ठीक है, तो थैलासीमिया को उस बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ठीक है, दिस इज फॉर अल्फा, ठीक है, इसे आप बोल दो बीटा और ये है डेल्टा। ओके, सो ए थैलासीमिया क्या है, ए दैट मीन्स अल्फा वाला थैलासीमिया क्या है, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर अल्फा बना लेते हैं। सो इट इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन। ठीक है, अल्फा ग्लोबिन दैट मीन्स नॉर्मली हमारा जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, हेमोग्लोबिन जो होता है उनमें 2 अल्फा ग्लोबिन होता है और 2 बीटा। ठीक है, 2 अल्फा ग्लोबिन का चेन होता है और 2 बीटा का। सो द डिफेक्ट व्हेन इट इज रिलेटेड टू अल्फा ग्लोबिन चेन, अगर अल्फा में चेंजेस आ रहा है, इट इज डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय हेमोग्लोबिन ए। ठीक है, एंड हेमोग्लोबिन A2 एंड इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। तब अगर इसमें डिफेक्ट आ रहे हैं सो इट इज अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया क्या होगा, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा। अगर बीटा ग्लोबिन कम बनेगा सो उस कंडीशन में बीटा थैलेसीमिया होगा। ओके, दिस इज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द अलील HBB। ठीक है, हेमोग्लोबिन बी वाला, बीटा वाला की कमी हो गई। ये HB किसके लिए है, हेमोग्लोबिन के लिए, स्मॉल b किसके लिए है, बीटा के लिए है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, अल्फा वाला थैलासीमिया कहां पे डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम 16, बीटा वाला क्रोमोसोम 11, एंड डेल्टा थैलेसीमिया, दिस डेल्टा थैलेसीमिया इट अकर ड्यू टू डिफेक्टिव अलील विच इज प्रेजेंट ऑन हेमोग्लोबिन। ठीक है, हमारा नॉर्मल हेमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, डी जीन। ठीक है, डेल्टा जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। सो दिस वाज अबाउट थैलासीमिया। तो थैलेसीमिया क्या है, ये भी हेमोग्लोबिन एंड आरबीसी रिलेटेड, दैट मीन्स ब्लड रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी मच हार्मफुल, बहुत ही सीवियर डिसऑर्डर है, बिकॉज प्रॉपर अगर हमारा हेमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है और आरबीसी का अमाउंट कम होता जाता है, दैट मीन्स आरबीसी कंटिन्यूसली अगर डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। स्प्लीन इज वन ऑफ द ऑर्गन जहां पे जो भी डैमेज आरबीसी का है उनका डिस्ट्रक्शन होता है। सो फाइनली जब प्रॉपर अमाउंट पे हेमोग्लोबिन आरबीसी ना बने तो आरबीसी क्या होता है, इज बीन डिस्टॉर्टेड और डैमेज्ड बाय द स्प्लीन एंड कंटिन्यूसली उस पर्सन का आरबीसी कम होता जाता है। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन की अमाउंट पूरे बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है, फाइनली इट लीड्स टू थैलासीमिया। ओके, एंड थैलासीमिया से पर्सन कैन डाई ऑल्सो। सो दिस वॉज अबाउट थैलासीमिया। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। So now we have came to the end of this disorders, genetic disorder और स्पेशली मेंडेलियन। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you for today.